तो हमें पता है कि जो टूथ होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि जो क्राउन होता है उसमें सबसे बाहर एनामल होता है, फिर डेंटिन होती है और अंदर पल्प होता है। इसी तरह जो रूट होती है उसमें सबसे बाहर सीमेंटम होती है, फिर डेंटिन होती है और सबसे अंदर पल्प होता है। जो पल्प का पार्ट क्राउन के अंदर होता है उसको पल्प चेम्बर कहते हैं, और जो रूट्स के अंदर होता है उसको रूट कैनाल्स कहते हैं या पल्प कैनाल्स कहते हैं। तो जो पल्प होता है उसके बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं। पहला फॉर्मेटिव, यानी कि वो जो है बेसिकली डेंटिन फॉर्मेशन करवाता है जब टूथ बन रहा होता है। तो बेसिकली ब्लड सप्लाई सारी वहीं से होती है, तो वो ओडोंटोब्लास्ट को ज़िंदा रखता है और वो बेसिकली आपकी डेंटिन बनाते हैं। दूसरा उसका फंक्शन है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव इस तरह है कि जब फॉर एग्जांपल आपकी केरीज बन रही है, बैक्टीरिया ने डेंटिन को इन्वेड कर लिया है, उनके नॉक्शियस स्टिमुला जा रहे हैं पल्प के अंदर, तो पल्प उसको सेंस करने के बाद जो है एक प्रोटेक्टिव, जिसको आप कहते हैं कि सेकेंडरी या टर्शियरी डेंटिन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, वो स्टार्ट कर देगा। तो दूसरा इसका रोल है प्रोटेक्टिव। तीसरा न्यूट्रिटिव है कि सारी ब्लड सप्लाई जो टूथ की है वो इसके अंदर होती है। और चौथा है सेंसरी, कि ये सेंस कर लेता है स्टिमुलाई, बेसिकली नॉक्शियस स्टिमुलाई भी हो सकते हैं। और उसके अलावा आप, क्योंकि नर्व सप्लाई सारी इसके अंदर होती है, तो ये पेन, प्रेशर वगैरह की सारी सेंसेशंस भी यही जो है डिटेक्ट करता है। फिर एक चीज़ है कि पल्प डेंटिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। पल्प डेंटिन कॉम्प्लेक्स बेसिकली पल्प और डेंटिन को एक ही चीज़ या एक ही ऑर्गन कह लें समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर डेंटिन के अंदर कोई आपके बैक्टीरिया या नॉक्शियस स्टिमुलाई प्रेजेंट है, तो पल्प उनको सेंस करके, मतलब पल्प तक अगर उनका इफेक्ट जाता है, तो बिफोर के बैक्टीरिया आपके पल्प को इन्वेड करें, आपका पल्प पहले रिएक्ट कर लेता है और टर्शरी डेंटिन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली इसलिए इसको कहते हैं पल्प डेंटिन कॉम्प्लेक्स, यानी एक ही ऑर्गन समझा जाता है, एक ही यूनिट समझा जाता है। आप ऐसे क्या है। और फिर आपकी हैं डिजीज़ ऑफ द पल्प, के पल्प में किस किस वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले हैं कॉजेज़ ऑफ द पल्प डिजीज़। तो इसमें डिफरेंट कॉजेज़ हैं। मोटे मोटे अगर हेडिंग्स दी जाएँ तो इसमें फिज़िकल, केमिकल और बैक्टीरियल 3 कॉजेज़ आती हैं। अब हर एक के अंदर कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, या आप कह लें सब क्लासिफिकेशन है। कि फ़िज़िकल के अंदर सबसे पहले होती है मैकेनिकल, यानी मैकेनिकली आपके टूथ को कुछ इस तरह का होगा कि पल्प डैमेज हो जाएगा या पल्प के अंदर डिजीज़ हो जाएगी। उसमें सबसे पहले आके ट्रॉमा हो जाएगा। मतलब उसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या एक्सीडेंट होता है, तो आपके दांतों पर कोई चोट लगती है, तो उसकी वजह से आपका जो है टूथ जो है वो डैमेज हो जाएगा। अब वो इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का जो था ट्रॉमा था और कितने एक्सटेंट का सवियर था कि उसको डिज़ीज़ किस तरह की होगी। माइल्ड था तो उसमें रिवर्सिबल सी डिज़ीज़ होगी जो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। अगर ज़्यादा था तो हो सकता है कि इरिवर्सिबल हो, और अगर मतलब एक्सट्रीम था कि उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई है, तो पल्प का नेक्रोसिस भी हो सकता है। इसी तरह आपकी कोई हैबिट्स हैं, जिस तरह आपकी वो होती हैं, पिन्स होती हैं, जो सेफ्टी पिन्स होती हैं, जिनको आप खेलने के लिए आप समझ लें या यूज़ करने के लिए दांतों से खोलते हैं, या फिर आप नेल बाइटिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके दांतों को ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से पल्प डैमेज हो सकता है। दूसरा है पैथोलॉजिकल वियर। पैथोलॉजिकल वियर ये होता है कि नॉर्मल नहीं है ये चीज़, जिसकी वजह से आपका टूथ स्ट्रक्चर वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आके 4 कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली है एट्रिशन। एट्रिशन कहते हैं दांतों के दरमियान रगड़ की वजह से ना टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो रहा है, इस तरह, यानी लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर व्हेन टीथ कम इन कांटेक्ट, आप ऐसे कह रहे हैं। तो एट्रिशन को टीथ से, दोनों में टी आता है ना, तो आप समझे एट्रिशन दांतों की वजह से होती है। तो अगर आप ब्रक्सिज्म के पेशेंट हैं या ज़्यादा टीथ ग्राइंड करते हैं, तो उसमें आपका ये केस आ जाएगा। और ज़्यादा एट्रिशन करेंगे तो आपका ऑब्वियसली पल्प एक्सपोज होने के भी चांस है और उसमें डैमेज हो सकता है। दूसरा है एब्रेजन। एब्रेजन है कि दांत के और किसी और चीज़ के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो रहा है। इसमें टी नहीं आता, एट्रिशन में टी था, इसमें टी नहीं है, तो ये टीथ की वजह से नहीं है, ये किसी और मैकेनिकल चीज़ की वजह से। उसमें यह हो सकता है कि आप ज़्यादा ब्रशिंग ज़ोर से करते हैं या और कोई चीज़ इस तरह की खाते हैं जो सख्त होती है, तो वो हो सकती है। और फिर एक चीज़ होती है एब्फ्रैक्शन। एब्फ्रैक्शन बेसिकली इसको कहते हैं कि एबनॉर्मल फ्लेक्चर ऑफ टूथ हो जाए, यानी आप ऐसे समझें कि एबनॉर्मली एक टूथ ना बेंड हो गया अंडर फोर्स, तो एक साइड पे जहाँ पे ज़्यादा बेंड हो रहा होगा ना, तो उस फोर्स की वजह से सर्वाइकल एरिया के अंदर थोड़ी सी इंजरी हो जाएगी, टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा बेसिकली आप कहें, तो उसको कहते हैं एब्फ्रैक्शन। तीसरा है क्रैक।
क्रैक्ड टूथ सिंड्रोम, ये है कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हो जाए ना अगर टूथ का, तो उसमें पेन होती है, लेकिन वो डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको बेसिकली कहते हैं क्रैक्ड टूथ सिंड्रोम। लास्टली वो कहता है कि मैकेनिकल के अंदर आपका आ जाता है बैरोमेट्रिक चेंजेस, बैरोडोंटेल्जिया जिसको वो कह रहा है। तो ये बेसिकली ये है कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं जहाँ प्रेशर चेंजेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके जो है पल्प है उसमें पेन स्टार्ट हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है, बेसिकली टूथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। दूसरा है थर्मल इंजरीज। थर्मल में बेसिकली 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। पहली ये कि आप कैविटी प्रिपेयर कर रहे थे, आपने कैविटी प्रिपेयर करते हुए आपकी केरीज डीप थी तो आप डीप प्रिपेयर कर रहे थे। दूसरी तो उसके ऑब्वियसली जब आप बर चला रहे होंगे तो हीट प्रोडक्शन होगी तो आपके पल्प का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा और उसको डैमेज हो जाएगा। अब वो मुख्तलिफ़ तरीके से हो सकता है, आपके सेल डेथ भी हो सकती है, यार थोड़ा है तो वो रिवर्सिबल होगा, जो कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। अब उसने यहाँ पे थोड़ी सी वो बताई हुई है कि 20 डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है अगर ड्राई प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी आपने हैंड पीस के साथ वाटर नहीं लगाया हुआ, यानी वेट कटिंग नहीं कर रहे, ड्राई कटिंग कर रहे हैं। तो 1 मिलीमीटर दूर अगर होंगे पल्प से तो 20 डिग्री इंक्रीज़ होगा, और अगर 0.5 मिलीमीटर दूर आप पल्प से कर रहे होंगे तो 30 डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा पल्प का, जिसकी वजह से उसको पेन होगी, जो कि बेसिकली आपका एक आप कह रहे हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर है कि पता चल जाएगा आपको कि आप जो कटिंग कर रहे हैं वो पल्प के बहुत करीब जा रही है। ठीक है। तो दूसरा वो कहता है कि जितना आप वेट कटिंग को प्रेफर करेंगे ना, उतना पेशेंट को पेन कम होगा और उतना पोस्ट ऑप भी उसको फ़ायदा रहेगा और दर्द कम होगा। तो थर्मल ट्रॉमा की दूसरी एग्जांपल ये है कि फिलिंग कोई ऐसी कर दिया आपने जो हीट कंडक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अमेलगम की फिलिंग्स होती हैं, यानी मेटालिक फिलिंग्स जो होंगी, और वो इस तरह की प्रेपरेशन आपकी थी कि आपने लाइनिंग या बेस नहीं दी हुई थी और प्रेपरेशन जो थी वो पल्प के करीब थी। तो जब आप कोई ठंडी चीज़ खाएंगे या गर्म चीज़ खाएंगे तो क्योंकि वो कंडक्ट करने वाली फिलिंग है, तो वो हीट को है वो जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगी पल्प की तरफ, और उसकी वजह से उसको थर्मल ट्रॉमा हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस। रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस ये है कि जब आपने कैविटी प्रिपेयर कर ली है तो कितने मिलीमीटर जो डेंटिन है वो पल्प के ऊपर रह गई है। तो इसका बेसिक ये है कि अगर 0.5 मिलीमीटर या उससे कम रह जाए तो आपने एक बेस देनी होती है, यानी आप ऐसे समझ लें कि ज़्यादा थिकनेस की एक मटेरियल लगाना होता है जिसके ऊपर फिलिंग होगी। अदरवाइज़ अगर 0.5 से ज़्यादा है तो आप सिर्फ एक लाइनिंग मटेरियल लगा देते हैं। फिर है कि आपने एक फिलिंग की है, फॉर एग्जांपल आपने कंपोजिट की है, उसके एंड पे आपने उसको पॉलिश करना होता है ठीक करने के लिए, उसको फिनेस देने के लिए। तो उस केस में फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस हो सकती है पॉलिशिंग करते हुए। और फिर है आपके केमिकल्स डिफरेंट डिजीज़ की वजह से भी ट्रॉमा कर सकते हैं, और आप मतलब कोई चीज़ ऐसी खा रहे हैं जिसका पीएच, या पी रहे हैं जिसका पीएच कम है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये एसिडिटी की वजह से हो सकता है और वगैरह वगैरह। इसमें भी रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस जो है वो ज़रूरी है। जितनी आपकी थिकनेस डेंटिन की ज़्यादा होगी आपकी दांत में, यानी कैविटी प्रिपेयर करते हुए, तो उतना ही उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक हो गया ना। और लास्टली है कि बैक्टीरियल इस तरह है कि, और लास्ट है बैक्टीरिया बेसिकली आपकी केरीज है जो मोस्ट कॉमन है कि आप ऊपर से आपके जो केरीज स्टार्ट हुई है एनेमल से, आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाई, वो फैलते फैलते डेंटिन में जाएगी, डेंटिन से वो आगे पल्प में चली जाएगी। तो बेसिकली सिंपल बैक्टीरिया को ये रूट मिल जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपकी कोई रेस्टोरेशन हुई हो तो उसमें कोई इस तरह की मार्जिनल गैप्स रह जाएं या इस तरह का कुछ हो तो वहाँ से बैक्टीरिया एंटर हो सकते हैं पल्प के अंदर। कोई एक पेरियोडोंटल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जा सकते हैं, या डायरेक्टली ब्लड के थ्रू भी जा सकते हैं, यानी सिस्टेमिक डिजीज़ जो होगी उसके थ्रू भी आपको पल्प की डिजीज़ हो सकती है। तो होता बेसिकली ये है कि वो बेसिकली कहता है कि एक दफ़ा जब बैक्टीरिया आपके पल्प के अंदर चला जाएगा तो फिर पल्प का डैमेज रिवर्सिबल है। यानी कि जब तक तो बैक्टीरिया डेंटिन के अंदर थे और उनके नॉक्शियस स्टिमुलाई पल्प को इरिटेट कर रहे थे, तब तक तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी वो रिवर्सिबल पल्पाइटिस होगा। यानी पल्प इन्फ्लेम्ड तो होगा, लेकिन जब आप ऊपर से डेंटिन से बैक्टीरिया सारे रिमूव कर देंगे तो पल्प थोड़ी देर बाद नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। लेकिन एक दफ़ा बैक्टीरिया पल्प के अंदर चले गए तो फिर वही रिवर्सिबली डैमेज हो जाएगा और
उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ यही होगी कि आप पल्प रिमूव कर दें, या आप कह लें पल्पेक्टमी करते हैं, या सिंपल लफ्ज़ों में कहते हैं कि रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं। अब फिर है कि एक दफ़ा जब पल्प में बैक्टीरिया चले जाते हैं तो वो पल्प का रिएक्शन क्या होता है, तो वो बेसिकली ये बताता है कि पल्प का रिएक्शन इसी तरह जिस तरह के बाकी एरियाज़ में इन्फेक्शन का होता है। जब बैक्टीरिया आपके पल्प में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली वो सेंस कर लेगा, और उसमें जो आपके ब्लड सप्लाई आ रही है एपिकल फोरामेन से, वहाँ से वो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भेजेगा बेसिकली इन्फेक्शन को टैकल करने के लिए। और अगर तो इनिशियली ही इस तरह का आपका रिस्पांस आ जाता है टूथ के अंदर, तो बैक्टीरिया जो है वो सुपरफिशियल जो लेयर होगी पल्प की वहाँ तक रहेंगे और नीचे आने मतलब डीपर लेयर्स में नहीं आ सकेंगे। तो बेसिकली वहाँ पे आपका जो डिज़ीज़ है वो रुक सकती है। लेकिन होता यह है कि क्योंकि आपकी जो टूथ है उसमें एक ही जगह से सप्लाई आ रही है, यानी एपिकल फोरामेन से ही ब्लड सप्लाई आ रही है, और बाकी जो चूँकि बॉडी है उसमें ब्लड सप्लाई ज़रा आप कह लें डेंस होती है, या मुख्तलिफ रूट्स होते हैं कैपिलरीज वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे क्योंकि रिस्पांस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टूथ का रिस्पांस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो होता यह है कि अगर तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है, बैक्टीरिया अंदर आ गए हैं, पल्प ने इन्फ्लेमेशन स्टार्ट की है उसको काउंटर करने के लिए, तो इन्फ्लेमेशन का एक साइन होता है स्वेलिंग कहते हैं जिसको। तो बेसिकली ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होगी, स्वेलिंग होगी पल्प के अंदर, और होगा ये कि क्योंकि पल्प एक एनक्लोज चेम्बर के अंदर है, डेंटीन के अंदर है, तो स्वेलिंग वो कर नहीं सकेगा, स्वेल अप नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो हर तरफ से तो डेंटीन ने उसको मतलब सराउंड किया हुआ है। तो होगा ये कि सारा प्रेशर चला जाएगा एपिकल फोरामेन के ऊपर, और एपिकल फोरामेन में प्रेशर जाने की वजह से ये होगा कि आपकी जो ब्लड सप्लाई आ रही है एपिकल फोरामेन से, वो प्रेशर की वजह से ब्लॉक हो जाएगी। अच्छा, अब साथ ही ये होगा कि ब्लॉक होने से पहले आप समझ लें ये होगा कि जब इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट इकट्ठा हो रहा ना, वो आपका नर्व एंडिंग्स पर प्रेशर डालेगा, तो उसकी प्रेशर की वजह से आप पेन फील करेंगे। तो होगा ये बेसिकली कि एक तो आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा आपकी जो एपिकल ब्लड सप्लाई है ना वो ख़त्म हो जाएगी प्रेशर की वजह से ही। जब एपिकल ब्लड सप्लाई आपकी बंद हो जाएगी तो इसका मतलब है कि मज़ीद आपके जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो आके बैक्टीरियल इन्वेजन को रोक नहीं सकते, तो अब वो अपनी मर्ज़ी से ग्रो करेंगे बैक्टीरिया अंदर, और इवेंचुअली पल्प का नेक्रोसिस हो जाएगा। फिर ये चीज़ है कि अब आपका पल्प तो वो सारा बैक्टीरिया से इन्वेड हो गया, ठीक है, और वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया। अब ये है कि अगर तो आपका वो कहते हैं कुछ डिजीज़, कुछ पल्प्स ऐसे होते हैं जिनमें ये आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है, सारा पल्प में ग्रोथ हो जाता है और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता। लेकिन वो कहता है कि ये एक रेयर केस है। यूजुअली ये होता है कि क्योंकि मज़ीद ल्यूकोसाइट्स अंदर नहीं आ सकते, तो आपका पल्प जो है वो पूरा नेक्रोज होने के बाद जो आपके बैक्टीरिया हैं वो पेरी एपिकल एरियाज़ में चले जाते हैं, और उनके जो नॉक्शियस केमिकल्स हैं वो भी पेरी एपिकल एरियाज़ में जाके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। और पेरी एपिकल एरिया में जाएंगे, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, वहाँ पे पस प्रोड्यूस होगी, तो वो एक आपकी एब्सेस बन जाएगी, जिसको आप कहेंगे पेरी एपिकल एब्सेस बन जाएगी। जो यूजुअली आप आरसीटी ट्रीट करने लगे और एक्सरे देखें तो आपके दांत के जो एपेक्स होती है उसके साथ एक ब्लैक कलर का राउंड सर्कल सा बना होता है, वो बेसिकली आपकी पेरी एपिकल एब्सेस होती है, रेडियोल्यूसेंसी होती है। तो होगा ये कि अब वहाँ पे एब्सेस बन गई है, तो उसके आगे उसके दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो एब्सेस ग्रो करते करते कहीं पे आउटसाइड माउथ के अंदर या ओरल कैविटी के बाहर फेस के ऊपर कहीं पे साइनस ट्रैक्ट बना के ड्रेन हो जाएगी, या फिर ये होगा कि आपका जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा आउटसाइड ऑफ द टूथ वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू बनाएगा, और उसके इर्द गिर्द वो सारा उसको एनक्लोज करेगा, और वो इवेंचुअली एक सिस्ट बन जाएगी, यानी वो पेरिएपिकल सिस्ट बन जाएगी। और तो बेसिकली ये डिफरेंट सीक्वलें हैं कि डेंटल केरीज आगे जाके क्या क्या कर सकती है। पल्प डिजीज़ कर सकती है, पल्प नेक्रोसिस कर सकती है, पेरिएपिकल एब्सेस बना सकती है, उसकी वजह से आपका साइनस ट्रैक्ट बन सकता है, या पेरिएपिकल सिस्ट बना सकती है। और एंड पे वो बताता है कि जो नॉक्शियस स्टिमुलाई पल्प के अंदर नेक्रोसिस के वक्त बनते हैं, ब्लड डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया होते हैं, या फूड डेब्री इकट्ठी हो जाती है, उसकी वजह से पल्प डिसकलर हो जाता है, जो कि आपको टूथ के बाहर से भी नज़र आता है। तो बेसिकली वो ये कहता है कि डिसकलरेशन जो है वो एक साइन होता है यूजुअली कि आपका पल्प नेक्रोसिस हो चुका है।